31 मार्च देश से नक्सलवाद के खात्मे की तय समय सीमा, लेकिन क्या सचमुच बस्तर उस मुकाम तक पहुंच चुका है? छत्तीसगढ़ की झीरम घाटी, जहां 25 मई 2013 को गोलियों की गूंज ने 32 जिंदगियां खत्म कर दी थी। आज 13 साल बाद भी उस दिन की परछाई यहां से गई नहीं है। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें राजनीति भी है, सुरक्षा भी और सबसे बढ़कर दर्द भी है। हम आपको दिखाएंगे वो झीरम जहां आज भी एक लाल बोलेरो का दरवाजा जंगल में पड़ा है, वो माँ जो आज भी अपने बेटे का इंतजार कर रही है, वो छात्र जो अपने सर को भूल नहीं पाया है, और वो चश्मदीद जिनके शरीर में आज भी गोलियों के निशान हैं। देखिए झीरम अतीत, वर्तमान और अधूरी सच्चाई की ये खास रिपोर्ट। इकतीस मार्च 2026 लाल आतंक का अंत। लेकिन झीरम घाटी में घने जंगल के बीच एक सुनसान सड़क और एक ऐसा सन्नाटा जो आज भी 2013 की कहानी सुनाता है। 25 मई 2013 कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा और अचानक गोलियों की बौछार, 32 लोग मारे गए। महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल। यह हमला सिर्फ हत्या नहीं था, यह नक्सलियों की ताकत का खुला ऐलान था। 13 साल बाद झीरम घाटी के शहीद स्मारक में कुछ लोग अपनी यादें समेटने आए हैं। इन तस्वीरों में ये सदा सर हैं और ये धन सिंह मौर्य हैं जो दरभा में रहते हैं। 12 साल के थे जब झीरम घाटी में ये नरसंहार हुआ था और सदा सर इनको हल्बी पढ़ाते थे। हल्बी भारतीय मातृभाषा पढ़ाते थे। तो तमाम यहाँ आप देखिए जो उस वक्त जिन लोगों की शहादत हुई थी, जिसमें कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, विद्याचरण शुक्ल थे और बस्तर टाइगर जिनको कहा जाता है, ये तमाम लोग और बहुत सारे सुरक्षाकर्मी थे जो शहीद हुए थे जब कांग्रेस के बड़े नेताओं की रैली यहाँ से गुजर रही थी। 13 साल इस बात को हो गए और अब एक छोटा सा स्मारक यहाँ बना है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आसपास रहते हैं, कोई किसी का शिक्षक था, कोई किसी का सगा संबंधी था, सब उनको याद करने के लिए और इस स्मारक को देखने के लिए इस शांत सी दरभा वैली में जो झीरम घाटी में यहाँ पर शहीद स्मारक बना उसको देखने के लिए आते रहते हैं। 25 मई 2013 नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में जो हमारा देश है उसमें आज भी ये सबसे काले अध्याय के तौर पर जाना जाता है, जब छत्तीसगढ़ कांग्रेस की लगभग पूरी लीडरशिप का नक्सलियों ने खात्मा कर दिया था और आज भी उसके टुकड़े यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हैं। ये वो लाल कलर की बोलेरो है, मेन रोड से लगभग 200-300 मीटर अंदर जंगल में। आज भी आप देखिए, मेरे कैमरा सहयोगी आपको दिखाएंगे, ये टुकड़े यहाँ पर बिखरे पड़े हैं। देखिए आप, इतना शक्तिशाली ये दरवाज़ा होता है, उसके बावजूद कैसा वो धमाका किया होगा नक्सलियों ने। जो ये दरवाज़ा है जो ऐसे हाथ से हिलाए नहीं हिलता, ये इसके परखच्चे उड़ गए बोलेरो के और आज भी ये गेट आप ये देखिए, मेरे कैमरे से होगी आपको दिखाएंगे कि ये पेड़ के सहारे और इसका एक टुकड़ा और आगे भी पड़ा हुआ है। तो आज भी यहाँ के लोगों को ये यादें, ये दर्द सीलता है। 13 साल हो गए और अब यहाँ पर लगभग 3 सुरक्षा बलों ने कैंप स्थापित कर दिए हैं। जो आसपास के लोग हैं उनको सुरक्षित तो महसूस होता है, लेकिन ये दंश जो दिया गया था, जिसमें जो झीरम घाटी स्मारक भी बना है मेन रोड में उस तरफ, और यहाँ से लगभग 150-200 मीटर अंदर जब आप जंगल की तरफ आते हैं तो एक टुकड़ा बोलेरो का यहाँ और एक टुकड़ा आगे की तरफ बिखरा पड़ा है। तो ये याद दिलाता है उस दौर की जब नक्सल जो समस्या थी उससे पूरा बस्तर जूझ रहा था और आज लगभग 96-97% नक्सलियों ने या तो मारे गए या सरेंडर कर दिया या गिरफ्तार हो चुके हैं और एक तरह से भयमुक्त होकर बस्तर जी रहा है। लेकिन उस दौर की ये भयावह यादें आज भी यहाँ पर इस तरह से मौजूद हैं। सड़क के एक ओर शहीद स्मारक और दूसरी ओर जंगल के भीतर एक जंग लगा लाल बोलेरो का दरवाजा। कोई बोर्ड नहीं, कोई पहचान नहीं, लेकिन यही उस दिन का सबसे सच्चा गवाह है या फिर राजीव नारंग जैसे लोग जो 3 गोलियों के जख्म लिए जिंदा हैं। एक खुद ही है चला गाड़ी, भाई खुद ही चलाते हुए दरबार तक गया। तो मतलब हम लोग जब गाड़ी ऐसी थी हमारी, बाकी उधर से आ रहे थे सब लोग, बीच में ब्लास्ट हुआ और ये गाड़ी को वापस मोड़ते साथ जैसे मोड़ा तो वैसे ही वो बीच रास्ते में पत्थर रख रहे थे, जब तक पूरा नहीं रख पाए निकाल।
झीरम घाटी का सच सिर्फ आंकड़ों में नहीं छिपा, ये उन लोगों की आंखों में आज भी जिंदा है जो उस दिन वहां मौजूद थे। उस काफिले में शामिल लोग जो कुछ मिनट पहले तक एक राजनीतिक यात्रा का हिस्सा थे और अगले ही पल गोलियों की जद में आ गए। उन्हीं चश्मदीदों में से एक है मलकीत सिंह गैदू, जो उस दिन महेंद्र कर्मा के साथ उसी गाड़ी में थे। सुकमा से निकलते वक्त उन्हें अंदेशा हुआ कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन झीरम पहुंचते ही जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। सुनिए उस दिन के हर पल को याद करते हुए मलकीत सिंह की ज़बानी। और हम लोग वापसी आ रहे थे, वापसी आते हुए जिस प्रकार से नक्सलाइटों ने एम्बूस लगाकर जिस प्रकार से हम लोग दरबार के 2 टर्निंग पहले ही हमारी गाड़ियों में फायरिंग चालू हो गई थी, तो कर्मा जी भाप गए थे कि नक्सलाइटों ने फायरिंग कर दी है और नक्सली अटैक कर रहे हैं, बल्कि तुम गाड़ी भगाओ। और मैं जिस प्रकार से ड्राइविंग कर रहा था, मैं गाड़ी भगाने की कोशिश किया, लेकिन जिस प्रकार सामने एम्बूस से गाड़ी को उड़ाया गया, जिस प्रकार से ट्रक को आड़ा लगाया गया और जो है एम्बूस में हम लोगों को फंसा कर जो है अंधाधुंध गोलियां करते हुए, और करीबन 2 घंटे का जो है ये कार्यक्रम चलता रहा। 2013 में बस्तर को देश के रेड कॉरिडोर का केंद्र माना जाता था। घने जंगल, कमजोर सड़क नेटवर्क और प्रशासन की सीमित मौजूदगी ने नक्सलियों को यहां लगभग पूरी तरह से खुला मैदान दे रखा था। झीरम हमला एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद राज्य ने अपनी रणनीति बदली, अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए, सड़क नेटवर्क का विस्तार हुआ और लगातार ऑपरेशनों के जरिए नक्सलियों की पकड़ को धीरे धीरे कमजोर किया गया। वर्ष 2013 में झीरम घाटी घटना काफ़ी एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रहा। इसमें अनेक सुरक्षा बल साथी के साथ जो वरिष्ठ जो नेता है माननीय महेंद्र कर्मा जी है, उनके साथ माननीय नंद कुमार पटेल जी है, विद्याचरण शुक्ला जी, इस प्रकार वरिष्ठ जनप्रतिनिधि उनका शहादत हुई है। काफ़ी अनफॉर्चुनेट, काफ़ी एक बड़ी वारदात रहा है। उसके पश्चात इलाके में लगातार सुरक्षित वातावरण निर्मित करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा, पुलिस द्वारा अलग अलग समय में अलग अलग कदम उठाए गए थे। छत्तीसगढ़ में बस्तर की झीरम घाटी की कहानी अक्सर बड़े नेताओं की मौत, नक्सलियों की क्रूरता और राजनीतिक नुकसान के रूप में सुनाई जाती है, लेकिन इन सुर्खियों के पीछे एक और दुनिया है, उन अनगिनत चेहरों की जिनकी कहानियां इतिहास के पन्नों में कहीं दर्ज ही नहीं हो पाई। ये कहानी उन्हीं में से एक है, सदा सिंह नाग की और उनके एक छात्र की, जो आज भी अपने सर को उसी तरह याद करता है जैसे वो कभी कक्षा में खड़े होकर पढ़ाते थे। धन सिंह मौर्य उस वक्त सिर्फ 12 साल के थे। आज वो बस्तर डेयरी फार्म में काम करते हैं, दूध की डिलीवरी करते हैं, लेकिन जब झीरम का जिक्र आता है तो उनकी आवाज में वही बचपन लौट आता है। धन सिंह के लिए सदा सिंह नाग कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं थे, बल्कि एक शिक्षक थे जो उन्हें हल्बी भाषा पढ़ाते थे। वक्त मतलब बस इन्हीं का चेहरा याद है मेरे को, और बाकी तो यहाँ कांड हुआ तब पता नहीं था सर। रविवार के दिन था जो हमको पता नहीं। बस्तर में कभी कभी खबर सिर्फ खबर नहीं होती, वो एक अधूरी पुकार होती है जो सालों बाद भी जंगल में गूंजती रहती है। छत्तीसगढ़ के सुकमा की झीरम घाटी, जहां 25 मई 2013 को गोलियों की आवाज थम गई, लेकिन एक मां की प्रतीक्षा आज भी खत्म नहीं हुई है। रंभा देवी जोशी, जिनका बेटा मनोज उस हमले में मारा गया, वो आज भी उस आखिरी बातचीत में अटकी हुई हैं। झीरम के उसी जंगल में जहां कभी उनका बेटा जिंदा था, आज भी उसकी लाल बोलेरो मलबे में खड़ी है जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। लेकिन ये कहानी सिर्फ शहादत की नहीं, ये कहानी उस अकेलेपन की भी है जो शहादत के बाद घर में उतर आती है। मुआवजा चला गया, नौकरी चली गई और माँ के हिस्से बची सिर्फ यादें और इंतजार। मेरे को मतलब मैं कुछ भी करके पालूंगा, मैं टैक्सी चला कर पालूंगा माँ बोल के वो खरीदा था, और उसका लोन भी पटा नहीं था। हम लोग अभी मैं मुश्किल से पटाई हूँ। अच्छा, अब लोन भी पटाना पड़ा फिर? हाँ, लोन भी पटाना पड़ा, मुश्किल से पटाई, उसको धीरे धीरे कर करके अभी ख़त्म हुआ है। सबके पास गई मैं, कलेक्टर पास गई, मंत्री के पास गई, सबके पास गई, मगर मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ। मई महीना आता है, उस समय से मेरा आँख से आंसू बंद नहीं होता है, हमेशा रोते रहती हूँ। जब भी बेटा के बारे में कोई पूछता है तो आँख से आंसू निकलता है। मनोज, जिसकी शादी को सिर्फ 25 दिन हुए थे, 1 मई को शादी हुई और 25 मई को झीरम ने उसे छीन लिया। झीरम में सबसे पहले नक्सलियों ने रंभा देवी के बेटे की गाड़ी को उड़ाया। उसका शरीर बांस के सहारे ऊपर लटक रहा था, वो जिंदा था, पानी पास ही था, लेकिन कोई उसे पानी नहीं दे सका। फिर नक्सलियों ने उसे गोलियों से छलनी कर दिया। कहती है बहू ने मुआवजे के पैसे, नौकरी सब ले ली। आज वो ब्लड कैंसर से जूझ रही हैं।
2 साल हो गया। जब से वो ख़त्म हुआ है ना, तब से मेरा तबीयत हमेशा ख़राब रहता है। अभी 2 साल हो गया, हर महीना 3 यूनिट खून चढ़ता है। कलेक्टर के पास गई थी तो वहाँ से बाबू लोग मेरे को भगा दिए, आपका कोई सुनवाई नहीं होगा, जो भी है बेटी बहू का होगा बोले। पूरा पैसा 13 लाख रुपया मिला बहू को, नौकरी मिला। नौकरी तू पैसा ले ले, नहीं तो नौकरी दे बोल के बोली, मेरा बेटा करेगा बोल के नहीं बोली, नहीं दी, ना पैसा दी ना नौकरी नहीं दी। शादी को कितने साल हुए थे मनोज जी को? शादी को 25 दिन हुआ था। बस 25? हाँ, एक मई को आई है, 25 तारीख को घटना हुआ है। उसके माँ बाप, उसके मामा तो यही बोलते थे, तुम्हारा जो भी संपत्ति है दंड बट करके हम लोग पूरा ले लेंगे, कुछ भी नहीं रहने देंगे तुमको बोल के, ऐसी बोलते थे। झीरम घाटी के उसी इलाके में दुर्गा मंदिर है जहां शाम ढल रही है। मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने एक मां चुपचाप बैठी है। मंदिर में कुछ श्रद्धालु आते हैं, वो बस नम आंखों से सबको देखती है। इसी मंदिर के पास बना शहीद स्मारक, जहां अंदर जाने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ती है। हर तस्वीर एक कहानी कहती है और उन्हीं तस्वीरों के बीच मनोज जोशी की तस्वीर भी टंगी है। रंभा जोशी की नम आंखें नक्सलवाद के खात्मे पर खुश है। जो नक्सली खत्म होने वाला है तो उसके लिए ठीक लग रहा है, जो भी है सरकार कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं। आपकी जैसे जो बहुत सारी माएँ हैं उनको अब रोना नहीं पड़ेगा कम से कम। बस वही है, किसी को रोना नहीं पड़े। और जो जवान लोग के माँ बाप, बीवी पत्नी, बच्चे सब अनाथ हो रहे हैं, उन लोग को भी राहत मिल रहा है, तो उसके लिए मेरे को बहुत खुश लग रहा है। 13 साल, कई एजेंसियां, कई जांच, लेकिन झीरम की साजिश अब भी अधूरी कहानी है। हिडमा, देवा, बसवराजू नाम सामने आए, पर जवाबदेही की पूरी कड़ी अब भी गायब है। पीड़ित परिवारों के लिए वक्त बीता, लेकिन इंतजार नहीं। उन्हें आंकड़े नहीं, सच्चाई चाहिए। 31 मार्च की डेडलाइन है, लेकिन बस्तर अब भी 2 सच के बीच खड़ा है। एक कम होती हिंसा, दूसरी अधूरे न्याय की कहानी। झीरम अब सिर्फ अतीत नहीं, ये एक सवाल है कि क्या हमने सच में इस कहानी को खत्म किया या सिर्फ उसे पीछे छोड़ दिया है। बस्तर से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर बस्तर से सांसद महेश कश्यप से हमारे संवाददाता ने बातचीत की। उन्होंने कहा कि बस्तर अब धीरे धीरे विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। पिछले 2 सालों में बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है या उन्हें सुरक्षा बलों ने मार गिराया। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। ये हमारी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण संभव हुआ है। ये 80 के दशक से, खासकर बस्तर क्षेत्र की बात करूं तो 80 के दशक से नक्सलवाद का उदय हुआ था आंध्र की ओर से, और जिसके कारण सबसे ज्यादा देश में मैं समझता हूं बस्तर को झेलना पड़ा है। 2000 से अधिक लोगों को, निर्दोष लोगों को मौत के गाल में समाना पड़ा है। 1300 से अधिक सुरक्षाकर्मी को शहादत होना पड़ा है। और वहां के लोगों को, जो जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदाओं से भरा बस्तर के लोगों को उसका असली अधिकार, मौलिक अधिकार से इन लोगों के कारण वंचित होना पड़ा था, क्योंकि वहाँ रोड नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। उनको कुपोषित होकर मरने को मजबूर है, नाले गंदे पानी पीने को मजबूर है। तो उससे निजात मिल रहा है। ये हमारा बस्तर के लिए बड़ा सुखद क्षण है, गौरव का क्षण है। कुछ सालों से नहीं, पिछले 2 वर्ष में हमारा छत्तीसगढ़ में जो दोबारा 4थी बार हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का सरकार बना और केंद्र में हमारे 3री बार सरकार बना, हम 2 वर्ष में हमारी सरकार के द्वारा लगातार सर्चिंग ऑपरेशन के द्वारा बड़े बड़े हार्डकोर नक्सली को हमने मौत के घाट उतारा, चाहे पापारा हो, चाहे हिडमा हो, और भी कई ऐसे नक्सली, जिसके कारण एक प्रकार से नक्सलों विचारधारा को बहुत बड़ा झटका पहुंचा। और कहीं ना कहीं हमारी सरकार के पुनर्वास नीति के कारण, हमारी सरकार के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण पिछले 2 वर्ष के अंदर का आप स्टोरी देखेंगे, 1500 से अधिक लोग नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर चुका है। 800 से अधिक नक्सलियों को हमने गिरफ्तार किया है। 450 से अधिक नक्सलियों को हमने उनको मौत के घाट उतारा है, जिसके कारण आज लगभग नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। 800 से अधिक हथियार बरामद हुआ है। इसका मतलब नक्सलवाद खात्मे की ओर है। बस्तर बदल रहा है। बस्तर को जिस नाम से, जिस तरीके से जाना जाता है, वो बस्तर का वास्तविक स्वरूप। आखिरी सवाल, आप क्योंकि बस्तर से सांसद हैं, व्यक्तिगत रूप से आपने कभी कोई ऐसा किस्सा याद आ रहा हो आपको, जिसके कारण आपको व्यक्तिगत तौर पर नक्सलियों से लड़ना पड़ा हो अपने क्षेत्र की भलाई के लिए? देखिए, हम तो नक्सलियों के खिलाफ हर समय, जहां भी जैसे भी हमको बात रखना था, हम
मुकर होकर रखते रहे, आगे भी रखते रहेंगे। हमने कभी उनसे डर मतलब उनसे भयभीत नहीं रहा है, क्योंकि नक्सलवाद एक ऐसा विचारधारा है जिन लोगों ने जल जंगल जमीन का नारा देखो हमारे बोले वाले गरीब आदिवासियों को बंदूक पकड़ाया, बंदूक लेके गोली चलाने वाला भी हमारा भाई था, गोली खाने वाला भी हमारा भाई, पुलिस के केस में जेल जाने वाला हमारा भाई। और 2000 से अधिक लोगों निर्दोष लोग शहादत हुए, उनके खिलाफ हम नहीं लड़ाई लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? हमारे बहादुर जवानों को भी शहादत होना पड़ा। इसीलिए नक्सलवाद के कारण हमारे जैसे कभी आपकी सीधी बात हुई है उनसे? कभी नहीं, सीधी बात तो नहीं हुई है, लेकिन हमको भी कभी कभी धमकियां आता था। अलग अलग उनके हिट लिस्ट में हम लोग थे, जितने भी जनप्रतिनिधि होते हैं उन हिट लिस्ट में रहते थे, इसलिए हमको उस क्षेत्र से जाने में बचना पड़ता था। और अभी एक समय ऐसा था, बिना सुरक्षा कर्मी, बिना पुलिस ओपनिंग रोड ओपनिंग पार्टी के हम जा नहीं सकते थे, ना हमारा कोई जनप्रतिनिधि नहीं जा सकता था। लेकिन आज धीरे धीरे स्थिति बदल रहा है और नक्सलवाद के कारण जितने बड़े बड़े वारदातों को उन्होंने अंजाम दिया, उससे हमारे लोगों को निजात मिल रहा है।